हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 53rd लेक्चर ऑफ आवर 1000 एमसीक्यू सीरीज। एंड इन दिनों हम लोग कर रहे हैं एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसको फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। मैंने जब पॉम, ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है, इस पर जब एमसीक्यू स्टार्ट किया था, तब मैंने आपसे कहा था कि मेरा टारगेट है कि मैं 100 क्वेश्चन, एटलीस्ट कम से कम 100 क्वेश्चन एमसीक्यू के पॉम सब्जेक्ट पे डिस्कस करूंगी। तो बस आजकल मैं उसी पर लगी हुई हूँ और मैं अपना टारगेट अब अचीव भी करने वाली हूँ। लगभग हम 100 क्वेश्चन तक पहुंचने वाले हैं एमसीक्यू ऑन पॉम सब्जेक्ट। वैसे अगर मैं टोटल एमसीक्यू की जो मेरी 1000 क्वेश्चन की सीरीज है, अगर मैं उसकी बात करूं, तो आज की तारीख तक मैं अप्रोक्सीमेटली 800 क्वेश्चन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं। और जो सब्जेक्ट मैं अब तक कवर कर चुकी हूँ एमसीक्यू में, वो आपको इस समय स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इस समय मैं क्लास 11 क्लास 12 की जो अकाउंटेंसी है, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, स्टैट्स, एफएम, इको एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इस टाइम चल रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली मैं 800 क्वेश्चन एमसीक्यू के ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जिनको मैंने 52 वीडियो लेक्चर्स में अपलोड किया है। और ये हमारा 53rd पार्ट है आज। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि इन वीडियोस का फायदा उठाइए। इस लेक्चर के बाद मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। मैंने आपके लिए 250 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, जो आपको इस समय स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ये सारे ही सब्जेक्ट मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल। तो इनका फायदा उठाइए, इनकी हेल्प से पढ़िए, खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। राइट। और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिएगा, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो। राइट। और एक बात और है कि मेरे यूट्यूब पर जितने भी अपलोडेड वीडियोस हैं, उनकी अगर आपको नोट्स चाहिए, पीपीटीज इन पीडीएफ फॉर्म, देन यू कैन पिंग मी ऑन माय टेलीग्राम आईडी। आप मुझे मेरी टेलीग्राम आईडी पे पिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, डैश इज द चेन ऑफ सुपीरियर एग्जिस्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट अथॉरिटी टू द लोएस्ट रैंक। यानी चेन ऑफ सुपीरियर्स, जो हाईएस्ट अथॉरिटी से लेकर के लोएस्ट रैंक तक जो चेन ऑफ सुपीरियर्स होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। उन्हें यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहते हैं, स्केलर चेन कहते हैं कि अथॉरिटी कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो ये हमने पढ़ा था, हमने हेनरी फ्योल जानते होंगे, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, याद आ रहे हैं। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के। तो उसमें इन्होंने बात कही थी इस बात की, उन्होंने कहा था स्केलर चेन के बारे में उन्होंने बात की थी। स्केलर चेन क्या होता है? स्केलर चेन इज द चेन ऑफ ऑल सुपरवाइजर्स। जितने भी सुपरवाइजर्स होते हैं उनकी चेन, जो टॉप मैनेजमेंट से लेकर के लोएस्ट रैंक तक जाती है, दैट इज कॉल्ड स्केलर चेन। याद है? याद आ रहा है ना? हेनरी फ्यूल का एक प्रिंसिपल था, 14 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल था स्केलर चेन। एक चेन ऑफ सुपीरियर्स होती है जो टॉप मैनेजमेंट से लेकर के लोएस्ट रैंक तक जो चेन होती है उसको स्केलर चेन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है कि किस, वो जो चेन ऑफ सुपीरियर होता है उसको उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है स्केलर चेन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूल viewed management as a process consisting of dash functions which every manager perform. दिस इज द क्वेश्चन। जो फ्यूल है, जो हेनरी फ्यूल है, उन्होंने कहा था कि मैनेजमेंट क्या है, ये एक प्रोसेस है जो कंसिस्ट होता है इतने फंक्शन से। ऑप्शन आपको दिया गया है 4, 5, 6, 7। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल, फ्यूल के अकॉर्डिंग, फ्यूल ने कहा था कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो कंसिस्ट होता है डैश फंक्शन से, जो हर मैनेजर को परफॉर्म करने चाहिए। तो आपको बताना है कि कितने फंक्शन की बात की थी फ्यूल ने अपनी थ्योरी में। तो हेनरी फ्यूल, जो फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थे, उन्होंने कहा था कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है विच कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स। ठीक है, फ्यूल ने क्या कहा था कि मैनेजमेंट जो है एक प्रोसेस है, इट कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स।
ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 5 फंक्शंस। और वो फंक्शंस कौन कौन से थे, याद करिए कौन कौन से फंक्शंस के बारे में फ्यूल ने कहा था। उन्होंने कहा था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो फ्यूल ने इन 5 फंक्शंस या 5 एलिमेंट्स के बारे में कहा था कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ दीज 5 फंक्शंस। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आपको आंसर पता चल गया है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉर्पोरेट प्लानिंग इज डन बाय, ये जो कॉर्पोरेट प्लानिंग है दिस इज डन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट या कंसल्टेंट। जो कॉर्पोरेट प्लानिंग होती है वो कौन करता है, टॉप लेवल करता है, लोअर लेवल, मिडिल लेवल या कंसल्टेंट, कौन करता है। तो वैसे ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉर्पोरेट प्लानिंग क्या होती है, कॉर्पोरेट प्लानिंग बेसिकली वो प्रोसेस है, वो प्लानिंग है जिसके थ्रू बिजनेस आगे का जो रोड मैप है, आगे की जो कोर्स ऑफ एक्शन है, ठीक है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट को और ज्यादा इंक्रीज कर सकता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन और ज्यादा एक्सपोजर गेन कर सकता है, जिससे अपनी मार्केट में ब्रांड वैल्यू और बढ़ा सकता है, अपने ब्रांड को आइडेंटिफाई करा सकता है मार्केट में। ठीक है, तो उसके लिए जो प्लानिंग, जो टॉप लेवल जो प्लानिंग करता है ना, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट प्लानिंग, उसी को कॉर्पोरेट प्लानिंग कहते हैं। और कॉर्पोरेट प्लानिंग मिडिल लेवल या लोअर लेवल या कोई बाहर का कंसल्टेंट नहीं करता है, कॉर्पोरेट प्लानिंग करता है टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है वो करता है कॉर्पोरेट प्लानिंग। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश रिफर्स टू ट्रेनिंग कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क सेटिंग। यानी इसमें से ये कुछ आपको ट्रेनिंग के फॉर्म्स दिए गए हैं। ठीक है, ये ट्रेनिंग के अलग अलग मेथड्स हैं। कॉन्फ्रेंस मेथड ऑफ ट्रेनिंग, कोचिंग, जॉब रोटेशन, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो आपको कुछ ट्रेनिंग के मेथड्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ट्रेनिंग है विच इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क सेटिंग, जो एक्चुअल वर्क सेटिंग से दूर जो ट्रेनिंग की जाती है, जो एक्चुअल वर्क सेटिंग की तरह जहाँ पे सेटअप तैयार किया जाता है, उस ट्रेनिंग को क्या कहा जाता है। ठीक, तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए मैं आपको चारों ही ऑप्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आंसर कौन सा है। चलिए सबसे पहला क्या है, कॉन्फ्रेंस मेथड ऑफ ट्रेनिंग। तो कॉन्फ्रेंस मेथड ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है कि जब भी कई लोग, व्हेन सेवरल पीपल मीट, जब बहुत सारे लोग मिलें और डिस्कस करें किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, जब वो डिस्कस करते हैं तो उसको कहा जाता है कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो जब कॉन्फ्रेंस के थ्रू ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है तो उसको कहा जाता है कॉन्फ्रेंस मेथड ऑफ ट्रेनिंग। ठीक, दूसरा क्या है, कोचिंग। कोचिंग क्या होता है, कोचिंग भी एक फॉर्म है ट्रेनिंग का, डेवलपमेंट का, जिसमें एक एक्सपीरियंस पर्सन, जिसे कोच कहते हैं, एक एक्सपीरियंस पर्सन जो है वो सपोर्ट करता है लर्नर को, जो सीखना चाहता है उसको सपोर्ट करता है, जिससे लर्नर अपना जो भी पर्सनल गोल है उसको अचीव कर पाता है, तो उसको कहा जाता है कोचिंग। ठीक, अगला क्या है, जॉब रोटेशन। तो जॉब रोटेशन बेसिकली एक सिस्टमैटिक मूवमेंट होता है एम्प्लॉय का एक जॉब से दूसरे जॉब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में ही सिस्टमैटिक मैनर में जब एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरे जॉब पे मूव कराया जाता है तो दैट इज कॉल्ड जॉब रोटेशन। ठीक, नेक्स्ट इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग, ये एक तरीके की ट्रेनिंग है जिसमें जो न्यू एम्प्लॉय होता है वो लर्न करता है अबाउट द जॉब इन अ सेटिंग विच इज अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू द एक्चुअल वर्किंग एनवायरमेंट। यानी वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में जो न्यू एम्प्लॉय होता है उसको एक ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है एक ऐसे एनवायरमेंट में विच इज वेरी मच सिमिलर टू एक्चुअल वर्किंग एनवायरमेंट। ठीक है, तो उसको कहते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग विच इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम एक्चुअल वर्क सेटिंग, जो एक्चुअल वर्क सेटिंग से दूर हो ट्रेनिंग, लेकिन वहां पे एक्चुअल वर्क वाली वाला इन्वायरमेंट वहां पे क्रिएट किया जाता है, तो उसको कहा जाता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो अब मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया है कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ए बी सी तो होगा ही नहीं। ठीक है, कौन सा आंसर है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग होती है जो कंडक्ट होती है अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क सेटिंग, तो दिस इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश इन्वॉल्व इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज बाय द रिसीवर। यानी ये कुछ आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, आपको बताना है किसके थ्रू देयर इज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज बाय द रिसीवर। जो रिसीवर होता है वो मैसेज को इंटरप्रेट करता है, समझता है, किसके थ्रू, इनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक एंड मीडियम, किसके थ्रू,
दिस इज द क्वेश्चन। तो हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन प्रोसेस। आपने कम्युनिकेशन प्रोसेस पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, याद आ रहा है? एलिमेंट्स पढ़े थे ना। 7 एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, याद करिए। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? एक होता है सेंडर, एक होता है मैसेज, एक होता है इनकोडिंग, एक होता है चैनल, ठीक है, जिसे मीडियम भी कहते हैं, एक होता है रिसीवर, एक होता है डिकोडिंग, और एक होता है फीडबैक। तो ये जो है 7 एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के। तो इसमें पूछा जा रहा है कि किसके थ्रू जो रिसीवर है वो मैसेज को इंटरप्रेट करता है। ठीक है, तो क्या फीडबैक के थ्रू इंटरप्रेट करता है? नो। मीडियम के थ्रू करता है? नहीं। इनकोडिंग या डिकोडिंग में से कुछ होगा। ठीक है, बट चलिए मैं थोड़ा सा आपको इनकोडिंग या डिकोडिंग दोनों ही बता देती हूँ। इनकोडिंग क्या होता है? देखिए, कम्युनिकेशन में दो पार्टीज होती हैं, एक होता है सेंडर, एक रिसीवर। ठीक है, इनकोडिंग क्या है? इनकोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू अ मीनिंगफुल सिंबल। जब मैसेज को एक मीनिंगफुल सिंबल में कन्वर्ट किया जाता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या है? मैसेज को जब मीनिंगफुल सिंबल में कन्वर्ट किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनकोडिंग। ठीक है, और डिकोडिंग क्या है? डिकोडिंग इज जस्ट रिवर्स ऑफ द इनकोडिंग। डिकोडिंग में जो रिसीवर होता है, अब डिकोडिंग में जो रिसीवर होता है वो कन्वर्ट करता है कम्युनिकेशन जो सिंबल्स हैं उनको वापस मैसेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, रिसीवर कन्वर्ट करता है और उसे इंटरप्रेट करता है, तो उसको कहते हैं डिकोडिंग। तो अब मेरे ख्याल से आपको आंसर समझ में आ गया है कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इनकोडिंग की कि डिकोडिंग की। मुझे पता है मीडियम तो होगा नहीं, फीडबैक होगा नहीं, आप इनकोडिंग या डिकोडिंग में कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो इसीलिए मैंने केवल यही दो पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे डिकोडिंग की बात हो रही है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश इज दैट मैनेजरियल फंक्शन, यानी वो मैनेजरियल फंक्शन विच एनालाइज द ऑल्टरनेटिव अवेलेबल। यानी किस मैनेजरियल फंक्शन में हम जितने भी ऑल्टरनेटिव हमारे सामने अवेलेबल है उनको एनालाइज करते हैं। किस मैनेजरियल फंक्शन में? प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, डायरेक्टिंग में, कि स्टाफिंग में? किस में हम ऑल्टरनेटिव को एनालाइज करते हैं? तो चलिए, वैसे मैं कई बार इन चारों ही, चार क्या पांच जितने भी फंक्शन है उनको कई बार मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पर चलिए एक बार मैं फिर से बताती हूँ। सबसे पहले स्टाफिंग की बात करते हैं। स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग इज मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, ये सब स्टाफिंग का पार्ट है। तो दिस इज स्टाफिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग मतलब गाइड करना, इंस्ट्रक्ट करना, परफॉर्मेंस को रिव्यू करना। ठीक है, देखना कि जो एम्प्लॉय है वो अपने टारगेट को अचीव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो दिस इज डायरेक्टिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब, ऑर्गेनाइजिंग मतलब जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, इन सबको साथ में कलेक्ट करना, ठीक है, साथ में एक जगह लाना ताकि, और उनको ऑर्गेनाइज करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग। तो इसमें तो कहीं पे भी ऑल्टरनेटिव्स को एनालाइज नहीं किया जा रहा है, तो यानी आंसर क्या होगा? प्लानिंग। और वैसे भी हम जानते हैं कि प्लानिंग क्या है? दिस इज द मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग में क्या करते हैं हम? प्लानिंग में जितने भी ऑल्टरनेटिव हमारे सामने अवेलेबल है उनको एनालाइज करते हैं और आगे का रोड मैप तैयार करते हैं। डिसाइडिंग इन एडवांस, यानी पहले से तैयारी करते हैं कि आगे हमें क्या करना है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, कैसे करेंगे, कब करेंगे, क्या करेंगे। तो ये सारे काम होते हैं प्लानिंग में। तो अब मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया है। प्लानिंग इज दैट मैनेजरियल फंक्शन, प्लानिंग वो मैनेजरियल फंक्शन है विच एनालाइज द ऑल्टरनेटिव्स, जो जिसके थ्रू, प्लानिंग के थ्रू हम ऑल्टरनेटिव्स को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डैश इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। डैश इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ट्रेनिंग या प्लानिंग। इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मोस्ट बेसिक क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? आपको बताना है। ठीक है, तो वैसे तो ये सारे टर्म्स आप जानते हैं। ट्रेनिंग क्या होती है?
ट्रेनिंग जानते हैं? इंडिविजुअल को और इम्प्रूव करना, इंडिविजुअल की स्किल को और इम्प्रूव करने पे फोकस किया जाता है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है? तो दिस इज ट्रेनिंग। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब होता है कि जो सुपीरियर है, जो सुपरवाइजर है, वो एक बार में कितने सबऑर्डिनेट को कंट्रोल करता है, दैट इज कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इसमें वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट आपने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, ठीक है? तो दिस इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट हैं जो डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं सुपरवाइजर को, जो सुपीरियर को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है? ये जो सुपीरियर है वो इफेक्टिवली कितने सबऑर्डिनेट को एक बार में मैनेज कर पाता है, दैट इज कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक? अगला क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए, एक होता है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी क्या होगी? किसी एक के ही हाथ में होगी, तो दिस इज सेंट्रलाइजेशन, ठीक है? डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एक के हाथ में, तो उसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? एक स्पेसिफिक फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन का, जहां पे जो टॉप मैनेजमेंट होता है ना, वो डेलीगेट करता है डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो डेली के जो ऑपरेशंस होते हैं ना, वो टॉप मैनेजमेंट खुद ना करके वो क्या कर रहा है, इसे डिसेंट्रलाइज कर रहा है, वो सब ऑर्डिनेट को ये काम दे देता है, ठीक है? डिसेंट्रलाइज कर रहा है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है अब नीचे के लेवल पे शिफ्ट कर रहा है, डिसेंट्रलाइज कर रहा है। इससे क्या होता है? टॉप मैनेजमेंट कंसेंट्रेट कर पाता है ऑन मेजर डिसीजन, जो इंपॉर्टेंट बड़े डिसीजन है उन पे फिर टॉप मैनेजमेंट ध्यान दे पाता है, तो इसका कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक? और प्लानिंग, चौथा ऑप्शन क्या है? प्लानिंग। प्लानिंग मैं बता चुकी हूँ, प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इवन एक सेइंग है कि वेल प्लान्ड इज हाफ डन, यानी अगर प्लानिंग आपने अच्छे से कर ली ना, तो आधा काम आपका वहीं पे खत्म हो जाता है। तो मेरे ख्याल से अब मैंने चारों के बारे में आपको बता दिया, तो आप बता सकते हैं कि विच इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक क्या है मैनेजमेंट का? तो आंसर आपको समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कि प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मोस्ट बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लानिंग। प्लानिंग सही तो पूरा काम सही, प्लानिंग गड़बड़ तो सब गड़बड़, ठीक है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डैश रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी किस प्रोसेस को कहा जाता है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन को पास किया जाता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, ठीक है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो इंफॉर्मेशन पास की जाती है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उसको प्लानिंग कहा जाता है, कम्युनिकेशन कहा जाता है, कंट्रोलिंग कहा जाता है, कि मोटिवेशन कहा जाता है? तो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, आप खुद ही दे देंगे आंसर। बताइए क्या होगा? तो हम जानते हैं कम्युनिकेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन पास की जाती है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इंफॉर्मेशन कैन बी पास्ड, ठीक है? द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के बीच पे जो मीनिंगफुल इंटरेक्शन का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं कम्युनिकेशन। और एक बात है, इसमें कम्युनिकेशन में देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स का एक्सचेंज होता है, आइडियाज का एक्सचेंज होता है, ओपिनियन का एक्सचेंज होता है, इमोशंस का एक्सचेंज होता है बिटवीन टू पर्सन, ठीक है? तो दिस इज कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन की बात हो रही है कि कम्युनिकेशन वो प्रोसेस है जिससे इंफॉर्मेशन पास होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, राइट? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंट्रोल, इसमें से कौन सा कंट्रोल से रिलेटेड नहीं है, ठीक? दिस इज द क्वेश्चन। ऑप्शन एक बार रीड कर रही हूँ। टू फिक्स द स्टैंडर्ड, टू मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस, टू फाइंड आउट द डेविएशन, टू कम्युनिकेट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा कंट्रोल से रिलेटेड नहीं है। तो हम जानते हैं कंट्रोलिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो कंट्रोलिंग है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। कंट्रोलिंग में तीन चीजें होती हैं। पहला स्टैंडर्ड सेट करना, दूसरा एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करना, तीसरा डेविएशन फाइंड आउट करना, और अगर इफ देयर इज एन अनफेवरेबल डेविएशन देन करेक्टिव एक्शन लेना। तो ये तीन चीजें होती हैं कंट्रोलिंग में, ठीक? तो वही तीन चीजें तो यहाँ पे दी गई हैं ऑप्शन ए बी सी में, कि फिक्स करना स्टैंडर्ड, एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करना और डेविएशन को फाइंड आउट करना। बट कंट्रोलिंग में कम्युनिकेशन की ऐसी कोई बात नहीं होती, टू कम्युनिकेट,
ठीक है, ये कंट्रोलिंग में नहीं होता है। तो कौन सा नहीं रिलेटेड है कंट्रोलिंग से? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कि टू कम्युनिकेट ये कंट्रोलिंग से रिलेटेड नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज सजेस्टेड बाय फ्यूल। इसमें फ्यूल ने क्या सजेस्ट किया था? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड सेंट्रलाइजेशन। इन चारों में से फ्यूल ने क्या सजेस्ट किया था? तो हम जानते हैं हेनरी फ्यूल, दो बार इस लेक्चर की बात करूं तो दो बार इस लेक्चर में बता चुकी हूं कि हेनरी फ्यूल इज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट दिया था और फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। 14 प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्यूल के, जरूर पढ़ के जाइएगा। तो फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल दिए थे, ठीक है, जिन्हें 14 प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा फ्यूल ने सजेस्ट किया था। तो बेसिकली 14 प्रिंसिपल में से कौन सा इसमें है? तो मैं आपको चलिए रिवाइज करा देती हूँ। वो जो 14 प्रिंसिपल थे ना, मैं आपको 14 प्रिंसिपल रिवाइज करा देती हूँ। पहला प्रिंसिपल क्या था? डिवीजन ऑफ वर्क। फिर एक और प्रिंसिपल था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर एक प्रिंसिपल था यूनिटी ऑफ कमांड। एक था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक था सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। एक था रिमनरेशन ऑफ पर्सनल। एक था सेंट्रलाइजेशन। एक था स्केलर चेन। एक था ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव, स्पिरिट डीकोप। ठीक है, तो इन सब के बारे में इन्होंने बात की थी फ्यूल ने अपने प्रिंसिपल में। तो आपको बताना है कि विच वन इज सजेस्टेड बाय फ्यूल। फ्यूल ने इनमें से क्या सजेस्ट किया था? तो फ्यूल ने सजेस्ट किया था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी, जो ऑप्शन बी है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये फ्यूल ने सजेस्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो चलिए फिर दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ये आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन था और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जरूर एक बार मुझे कमेंट करके, मेरे वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।